नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो दूसरा वाला सवाल है, ठीक है, वो बहुत ही खास सवाल है। जो वाला जो सवाल है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आधारित है। मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ कहाँ आता है, मतलब किस प्रकार से सवालों में उसका यूज़ करेंगे, तो वो उस सवाल में दिया गया है। तो वो थोड़ा सा स्पेशल सवाल है और वो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। हालांकि बहुत ही सिंपल है, उन सवालों को करने का एक पैटर्न होता है, बस आप उसी पैटर्न से उस प्रकार के जितने के सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान से देखना है। और चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग पहले प्रश्न में देखें तो इसमें मैं कह रहा है कि 135 और 225 का निकालना है। अब नॉर्मली हम लोग भाग की तरह इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 135 छोटा है वो बाहर रहेगा और 225 जो है वो अंदर रहेगा भाग के। ठीक है, तो अब ये जो भाग है वो एक बार जाएगा। हाँ, तो एक बार भाग जाएगा, यहाँ पे 135 आएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, 90 बचा। अब ये 90 जो इससे छोटा हो गया, अब फिर यहाँ पे 135 लिखा जाएगा। 135 फिर एक बार भाग जाएगा, यहाँ पे 90 आएगा और यहाँ पे बचेगा 45। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब छोटा हो गया तो फिर से यहाँ पे 90 आएगा और दो बार भाग जाएगा और 90 हो गया, हमारा काम खत्म। बस इतना ही करना था हमें एचसीएफ निकालने के लिए। अब यहाँ पे एचसीएफ कौन सा है, 45, लेकिन हमें यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार लिखना भी पड़ेगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि भैया हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे इसमें हम लोग जो प्रत्येक स्टेप है, हर स्टेप हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। हाँ, तो यहाँ पहले क्या हमने क्या किया, 225 था, 135 एक ये हमने किया, तो 225 का भाग दिया था 135 से, और यहाँ पे भागफल 1 और प्लस में शेषफल, तो प्लस में 90। ठीक है, यहाँ पे जब तक हमें शेषफल 0 नहीं मिलता तब तक हम भाग करते रहते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, 135 का भाग दिया 90 से, फिर से एक बार गया और हमारे पास 45 अब भी बच गया, अब भी 0 नहीं है। अब फिर से हमने आगे किया, हमने आगे क्या किया, हमने 90 का भाग दिया 45 से, दो बार गया और प्लस में 0 बचा। अब यहाँ पे जो r है 0 आ गया, तो बस अब यहाँ पे जिससे हमने भाग दिया था वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि r इज इक्वल टू 0, इसलिए एचसीएफ बराबर में 45। ठीक है, हो गया आपका ये आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मतलब कि सिंपल सवाल। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे 196 छोटा है, तो 196 रहेगा अंदर, सॉरी बाहर। ठीक है, 196 रहेगा बाहर और अंदर रहेगा 38,220। ठीक है, अब पहले हम लोग इसे भाग की तरह करेंगे। नॉर्मल जो भाग होता है वो कैसे होता है, ठीक है, जब तक शेषफल छोटा ना जाए। तो ये जो है पहले जो है ये एक बार जाएगा, यहाँ पे 196 आएगा और फिर से घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, इसे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 8 एक बचेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से छोटा हो गया, जैसे यहाँ पे 2 नीचे आएगा। अब जो भाग है वो 9 बार जाएगा। ठीक है, तो 9 छक्का 54 का 5 हासिल, 9 9 81, 5 86, 8 हासिल और 9 1 का 9 और 8 17। अब इसे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ से हम लोग 0 नीचे उतारेंगे। अब जो भाग है वो 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30 और 3 हासिल, 9 पचे 45, 3 48, 4 हासिल और फिर 5 का 5 4 9। ये पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया शेषफल 0, केवल एक स्टेप में। हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, केवल एक स्टेप में जो हमारा आंसर है वो आ गया है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसे लिख देंगे। मतलब कि देखिए, हमने बस केवल एक स्टेप किया, इसी को हमने भाग दिया, हमारे पास ये जो है आ गया 0। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड, ये यहाँ पे जो लिखा है ना, ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप एक बार ये नहीं लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन आपको ये ज़रूर लिखना है। ठीक है, लेकिन ये भी लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो
एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने केवल एक स्टेप किया, हमारे एक स्टेप में हमारा आंसर आया, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे किससे भाग दिया, किसका भाग दिया 38,220 का, किससे दिया 196 से दिया, भागफल 195 आया, और पहले ही बार हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया। आपको ये पता है ना, ये तो आपको पता है ना, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप का होता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता तो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ बहुत ही डिटेल में बताया गया है चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे चूँकि r इज इक्वल टू 0, हमें यही तो चाहिए, यही हमारा मोटिव होता है, यही हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। यही r अगर एक बार 0 आ गया ना, बस हमारा काम ख़त्म। तो आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे r 0 आ गया, इसलिए जो हमारा HCF होगा यही होगा जिससे हमने भाग दिया था 196। देखिए ना, इतने बड़े बड़े सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से कितनी आसानी से हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालने का फ़ायदा। प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत ज़्यादा लंबा होता है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें करा है कि 867 और 255 का हमें निकालना है। तो 255 छोटा है, 255 छोटा है, जाहिर सी बात है, 255 आएगा बाहर बेचारा, ठीक है। छोटा है ना, छोटों की इज्जत नहीं होती है। और 867 को आराम से हम लोग बैठाएंगे घर में, क्योंकि वो बड़ा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो भाग है वो जाएगा 3 बार, ठीक है। 3 बार जो भाग है वो जाएगा, क्योंकि 25 या 75 होगा, तो 3 बार भाग जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आएगा 765, 7 में से 5 गए 2, और फिर यहाँ पे हमारे पास बचा 10। अब ये 102 से छोटा हो गया, अब 255 आएगा बड़ा, अब इसको इज्जत देंगे भैया। तो अब यहाँ पे ये भाग जाएगा 2 बार, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 255 हो गया, ये 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 204, 1 5 51। अब हमारे पास जो भाग है वो जाएगा आपका 102, अंदर आएगा, और भाग जाएगा 2 बार, 2 बार भाग जाएगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके लिख देता हूँ। एक यहाँ पे 51 आएगा, 102 से भाग जाएगा, 2 बार में क्या होगा, 2 बार में ये कट जाएगा पूरा। हमारे पास r आ गया 0, बस हमें r ही तो 0 चाहिए। अब r एक बार अगर 0 मिल गया तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि यार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल थे बुक में, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या क्या हमने स्टेप किया, हमने यहाँ पे 3 स्टेप में सवाल को निकाला है। तो हमने सबसे पहले 867 का भाग दिया 255 से, b जो है 255 है, और जो भाग है हमारा गया है 3 बार, शेषफल बचा है 102। ये हमने पहला स्टेप किया। अभी तक में r 0 नहीं मिला। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने 255 का भाग दिया 102 से, और हमारे पास भागफल 2 बार गया, और शेषफल बचा 51, ठीक है। अब भी हमें r 0 नहीं मिला। अब फिर हमने आगे किया, हमने 102 का भाग दिया 51 से, 2 बार भाग गया, और हमें शेषफल 0 मिल गया। बस हमें यही चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे भी करके शेषफल 0 आ जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि r इज इक्वल टू 0, r 0 मिल गया, इसलिए HCF बराबर में 51 हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस पर आप पहले से ही स्टार लगा लीजिए, ठीक है। और ये पक्का आएगा इस प्रकार का एक ना एक सवाल। और ये जो सवाल है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे बेस्ड है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही लगानी है। तो देखिए, अगर जिस सवाल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगता है ना, वहाँ पे 3 चीज़ें जरूर दे रखी होती हैं। क्या क्या? पहला, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरा,
धनात्मक समपूर्णांक या फिर दे रखा होता है धनात्मक विषम पूर्णांक। ये तीन चीज़ें अगर आपको सवाल में दिख जाएं तो समझ लीजिए कि वो युक्तिक विभाजन प्रमेयिका से ही हल होगा। अब ये तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सब होते क्या हैं। तो आप जानते होंगे कि पहले मैं आपको पूर्णांक बताता हूँ पूर्णांक क्या होता है। तो ये आपका पूर्णांक होता है, आपको पता होगा, ठीक है। ये आपका पूर्णांक है। हाँ, इसमें से भी जो ये वाले होते हैं ये होते हैं आपके धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होता है जीरो के इस साइड वाला ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक। हाँ, जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपका धनात्मक पूर्णांक, ये आपका धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब इसमें से धनात्मक पूर्णांक में से भी जो आपके हैं 2, 4, 6 ये सब आपके होते हैं धनात्मक समपूर्णांक की, ठीक है। ये धनात्मक समपूर्णांक होते हैं। और जो 1, 3, 5 ये होते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इन तीनों की ही बात आप सवाल में चलेगी तो आप जान सकते हैं कि वो युक्तिक विभाजन प्रमेयिका से हल होगा। देखिए यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक आया है, ठीक है। आप और देख सकते हैं प्रश्नावली में 1-2 सवाल और हैं। आप देखेंगे उसमें इन तीनों में से कुछ ना कुछ वर्ड दिया रहेगा सवाल में, ठीक है। और आपसे कहेगा बताइए इस प्रकार का होता है, इस रूप का होता है, यही सब दिया रहेगा। और लास्ट में दिया रहेगा जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। हाँ, अब इस सवाल में को करना क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आप पहले आपको ए मानना होता है और बी मानना होता है। यानी कि आपने युक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो पढ़ी होगी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसमें से आप ए मानेंगे और बी मानेंगे, ठीक है। ए और बी आप खुद से मानेंगे। आपको लास्ट में आपको ए का मान ही निकालना होता है। देखिए ये बी क्यू प्लस आर के रूप का है, बी क्यू प्लस आर के रूप का है, तो आपको ए का मान ही निकालना होता है लास्ट में। तो आप ए और बी मान लेंगे, ठीक है। हाँ, और क्यू आपको यहाँ पे दे ही रखा है, क्यू 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 पहले से ही सवाल में है। और आर का मान बी के अनुसार आएगा। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे आएगा। चलिए पहले हम लोग एक बार शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले सवाल में हम लोग यही करेंगे, हम लोग ए को मानेंगे, ठीक है। मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ आप यही का यही सेम पैटर्न हर सवाल में लगा सकते हैं। इस वाले युक्तिक विभाजन प्रमेयिका के हर सवाल में आप यही पैटर्न फॉलो करिए, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको सवाल, ठीक है। और लास्ट में आपको फील कराऊंगा ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक दे रखा है तो आपने धनात्मक पूर्णांक क्यों माना। तो देखिए आपको ए और बी मानना है, जिसमें से आपको ए जो है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही मानना होगा। चाहे विषम दिया हो, चाहे सम दिया हो, चाहे कुछ ना दिया हो, केवल धनात्मक पूर्णांक दिया हो, आपको धनात्मक पूर्णांक ही मानना होगा। लास्ट में आप अपने अनुसार सम विषम उसे बनाएंगे या कैसे भाग देंगे, ठीक है। आप एक बार इस सवाल को देखिए, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप हमेशा ए को धनात्मक पूर्णांक ही मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, ना कि सम ना कि विषम, ठीक है। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको बी भी मानना है, मैंने आपको बताया था, तथा बी। अब हम लोग यहाँ पे बी का वैल्यू मानेंगे। तो बी का हम एक वैल्यू मानते हैं, ठीक है। बी हम ये नहीं मानते कोई धनात्मक पूर्णांक है क्या है, हम यहाँ पे बी कोई वैल्यू मानते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 कुछ संख्या मानते हैं हम लोग बी को। तो कौन सी संख्या मानेंगे ये आपको सवाल में दिया है। जी हाँ, सवाल में दिया है सब कुछ। तो यहाँ पे जो क्यू के साथ जो लिखा होता है, क्यू के साथ जो लिखा होता है सवाल में, वही होता है आपका बी का मान, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी का मान कितना मानेंगे, 6 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी बराबर में 6, ठीक है। बी बराबर कितना मान लिया हमने, 6 मान लिया। अब इसके बाद सवाल में हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बस आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको लगानी है अब, ठीक है।
तो यूक्लिड भाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड भाजन प्रमेयिका होती है a बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे जो r होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर यूक्लिड भाजन प्रमेयिका लगाएंगे यहाँ पे, तो a का मान तो a है और b का मान कितना है? b का मान आपको दे रखा है 6। ठीक है, तो b का मान यहाँ पे दे रखा है हमें 6 ने माना है, और q तो q यहाँ पे है ही, और r। अब यहाँ पे देखिए r हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। r का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और b से छोटा होता है, तो b यहाँ पे हमने क्या माना है? 6, तो 6 से छोटा होगा। अब सोचिए, अब आपको ब्रैकेट में r के जो जो मान संभव है वो लिखने हैं। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। r का मान 0 के बड़ा या बराबर होगा 0 से ना, इसका मतलब ये कि 0 से बड़ा या 0 से बराबर, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा? क्या एकदम मतलब कहाँ तक जाएगा 0 से बड़ा? तो 6 से छोटा रहेगा। यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पे केवल 6 से छोटा है, तो केवल r के मान, r के ये 5 मान संभव है। ठीक है, r के मान ये 5 मान संभव हैं। अब यहाँ पे आप r के ये 5 मान बारी बारी से रखेंगे। ठीक है, बारी बारी से r के 5 मान रखेंगे। तो पहले 0 देखिए, यहाँ पे अगर r बराबर 0 होगा तो a बराबर में आएगा 6q। हाँ, अगर r बराबर में 1 रहेगा तो a बराबर में आएगा 6q प्लस में 1। अगर r बराबर में 2 रहेगा तो a बराबर में आएगा 6q प्लस में 2। अगर r बराबर में 3 रहेगा तो a बराबर में आएगा 6q प्लस में 3। अगर r बराबर 4 रहेगा तो a बराबर में आएगा 6q प्लस में 4। अगर r बराबर में 5 रहेगा तो a बराबर में आएगा 6q प्लस में 5। ठीक है, बस मैंने r का मान यहाँ पे उठा के रख दिया। तो ये 5 मान a के हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या क्या चाहिए हम वो बस लेंगे। ठीक है, 5 हम नहीं लेंगे, ये तो कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक ढूंढते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। हमें क्या चाहिए? हमें धनात्मक विषम पूर्णांक केवल चाहिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हम लोग क्या करेंगे? सभी को 2 से भाग देंगे। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ना, मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, आपका रफ का काम है इस साइड। हाँ, ये सब रफ का काम है, आपको ये सब उसमें नहीं करना है। हाँ, तो आप इसको 6q को भाग देंगे अगर 2 से, तो 3 बार जाएगा। ठीक है, 6q प्लस 1, क्या इसका भाग जाएगा 2 से? नहीं जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 आ गया। जैसे 2 है, मान लीजिए 2 है, सॉरी 4 है, अगर तो 4 का भाग 2 से जा रहा है, तो क्या इसमें अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे यानी 5 करेंगे तो 5 का भाग 2 से नहीं जाएगा। तो 6q प्लस 1 5 से, अरे 2 से नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? ये विषम है। ठीक है, एक विषम हमें मिला। अब अगर 6q प्लस 2 लेंगे, 6q प्लस 2, तो 2 कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा 3q प्लस 1, और भाग देंगे 2 से जाएगा। ठीक है, 3q प्लस 1 बचेगा। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से 6q प्लस 3, इसका भी भाग नहीं जाएगा, इसका भी भाग नहीं जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि, चूंकि कौन कौन से नहीं, हमें विषम चाहिए तो हम केवल विषम का ही यूज करेंगे। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 2 से अविभाज्य हैं। मतलब कि ये विषम हैं, 2 से जा ही नहीं रहे हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम, पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और या यहाँ पे लिखेंगे या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। देखिए, बस यही एक पैटर्न है, आपको फॉलो करना है। आपको पहले क्या करना है? आपको पहले एक वो धनात्मक पूर्णांक मानना है। धनात्मक पूर्णांक बहुत ही सिंपल है, और b का मान आपको सवाल में दे ही रखा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक मानना है, b के मान दे ही रखा था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाइए, b का मान रखिए, r की जो वैल्यू संभव है उसे r की यहाँ पे रख दीजिए, a के मान मिलेंगे। इसमें से आपको जो चाहिए आप वो ले लीजिए।
ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आप इस सवाल को थोड़ा सा फील करिए मेरे साथ। हाँ, अब अगर आप देखें तो मैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने अगर 9 लिया तो ये विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब इसे मैं 6q प्लस आर के रूप का लिखता हूँ, तो 6 से भाग देंगे अगर तो एक बार जाएगा 6 इंटू 1, प्लस में कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए 6q प्लस 3 के रूप का है, ये 6 इंटू क्यू प्लस में 3 के रूप का है, इसी रूप का है। अब ऐसे ही अगर आप 11 लीजिए तो ये 6 इंटू 1 शेषफल बचेगा 5, यानी कि ये आपका 6q प्लस 5 के रूप का है। अगर आपने इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि आपने लिया 13 लिया तो ये 6 इंटू 2 प्लस में 1, ये जो है आपका 6q प्लस 1 के रूप का है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। बस आपको यही 4-5 पैटर्न जो है आपको सॉल्व करने हैं पूरे के पूरे सवाल में। चलिए, आई होप कि आपको ये जो सवाल है समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।